when the second world war got complete, यानी कि after the second world war got finished, after that the situation of world जो आपके सामने थी वो आपने chapter number 1 में पढ़ी. Second, I think second यानी कि simple, in the Cold War era you tried to understand the condition of the world which was actually bipolar. Bipolar, why bipolar? Because the world was divided into two camps. Actually one was US, one was in the favor of USSR and second one was in the favor of US. थर्ड जो नॉन अलाइनमेंट के फेवर नेशंस थे उनकी तो बात ही नहीं की जा रही है इस चैप्टर में. देन नेक्स्ट चैप्टर केम ऑन द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी कि ठीक है वो वर्ल्ड जो दो टुकड़ों में बटा हुआ था, बाद में जाकर उस दो टुकड़ों वाली वर्ल्ड की फिलॉसफी का अंत भी हुआ, यानी कि द एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइपोलैरिटी आल्सो, वो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया. देन चैप्टर नंबर 3 था यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि आफ्टर दैट हमने फिर क्या पढ़ा, का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर उत्थान हुआ, उत्थान मतलब उदय, उदय मतलब आप कह सकते हैं कि एनहांसमेंट हुआ. नाउ आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 4 आ जाता है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर. अब आप कहोगे सर इस हेडिंग का एक्चुअली वो मतलब क्या है, तो इसका मतलब समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लेते हैं. फर्स्ट इज आफ्टर द एंड ऑफ द बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन द अर्ली 1990s, it became that alternative centers of political and economic power could limit America's dominance. इसका सिंपल मतलब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जब 1990 के अंदर यूएसएसआर टूटा और टूटकर 19 देशों में बिखर गया, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं उसी वक्त वर्ल्ड का जो बाइपोलर स्ट्रक्चर था वो ब्रेक डाउन हो गया. बिकॉज बिफोर 1990s there were two ideologies which were surviving in this world in the form of two camps. One was US यानी कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी एंड सेकंड was USSR यानी कि सोवियत आइडियोलॉजी यानी कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, जिसमें कि दूसरा कैंप तो पूरा टूट ही गया बिकॉज यूएसएसआर जो लीडर था उस कैंप का वो खुद में ही टूट गया. That complete, I think, nation became disintegrated and I think we can say that the divided into 19 separate nations. जिसके बाद पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर बाइपोलर स्ट्रक्चर टूट चुका था. और जब 1990s की शुरुआत में ये हुआ, शुरुआत मतलब 1991 में, तो ये बात क्लियर हो चुकी थी कि नाउ द सेंटर्स ऑफ पावर विल बी इन आप कह सकते हैं विल बी इन अ प्रोमिनेंट शिफ्ट फ्रॉम वन ओरिजिन टू डिफरेंट ओरिजिन. आप कहोगे मतलब सिंपली ये क्लियर हो चुका था कि अब कोई एक सिंगल पावर ना ही इकोनॉमिक पावर होगी पूरी तरह से, ना ही कोई पूरी तरह से पॉलिटिकल पावर होगी. यानी कि सिंपली ये क्लियर हो चुका था कि ऑल्टरनेटिव सेंटर्स बनेंगे अब दुनिया के अंदर, पॉलिटिकल अलग, इकोनॉमिक अलग. और फिर इसका ये भी डर था दैट दिस शिफ्ट और दिस आई थिंक कह सकते हैं कि डिप्राइव्ड ड्रिफ्ट इन द डिवाइडेशन ऑफ पावर, या वी कैन से दैट कि ये जो पावर का शिफ्ट होगा इसकी वजह से अमेरिका की जो डोमिनेंस है वो हर्ट हो सकती है. सिंपली भाई सिंपल बात थी कि एक आप कह सकते हैं कि भाई दो कैंप जो थे वो टूटे, पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो स्ट्रक्चर था वो बदलना ही था बिकॉज बायपोलैरिटी खत्म हो चुकी थी. और बायपोलैरिटी अगर खत्म हो चुकी है, सामने वाला पूरा कैंप टूट चुका है, तो उसके बाद डिफरेंट आइडियोलॉजीज का और आना खतरे का सबब बन सकता था यूएस के लिए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, यानी कि अमेरिका के लिए. सिंपल, इट वाज इन अ could limit the dominance of US, जिससे खतरा ये पैदा हो जाता कि अमेरिका की जो डोमिनेंस थी वो कम हो सकती थी. Thus, in Europe, the European Union and in Asia, the Association of Southeast Asian Nations have emerged as forces to reckon with. अब आप कहोगे सर ऐसी बात आप क्यों कह रहे हैं? सर हमें तो ये समझ में आ रहा है कि अब तक आफ्टर 1945 the world was bipolar. Actually, one part of the world was under US and second part of the world was under USSR. तो सर हमें तो इससे ये समझ में आ रहा है when in the early 1990s as you are saying कि एक कैंप पूरा खत्म हो गया, USSR got disintegrated and got divided into many nations. तो उसके बाद तो हमें और ज्यादा ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका की डोमिनेंस तो अब और ज्यादा अनचैलेंज्ड हो गई थी. तो मैं कहूंगा आप इस बात को थोड़ा गहराई से समझिए. अमेरिका की डोमिनेंस अनचैलेंज्ड कैसे हो जाएगी भाई? क्योंकि ओनली अमेरिका और ओनली यूनाइटेड स्टेट्स वाज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. वो अलग बात है, ये क्रेडिट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ले जाता है कि ही that nation US is responsible for the disintegration of USSR. No, सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दोनों की दोनों रिजाइम्स में वेरी वेरी डिक्लाइनिंग रिजाइम, मतलब वेरी वेरी शिफ्ट इन रिजाइम, डिप्राइव्ड रिजाइम शिफ्ट इन यूरोप
एंड अलॉन्ग विद इन सम ऑफ द एशिया पार्ट्स, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से रशिया टूटा, सो कॉल्ड सोवियत यूनियन टूटा। अमेरिका ठीक है, वो उसके विरोध में था, अगेंस्ट था, आई थिंक वो फोर्सेस के रूप में, अपोजिंग फोर्स के रूप में वर्क शुरू से कर रहा था, दैट वाज द थिंग व्हिच इज डिफरेंट। बट अलॉन्ग विद दैट वो तब पता चला जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होने के बाद आप देखिए यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन बना। यूरोपियन यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ मेनी यूरोपियन नेशंस, मोर देन 15 और 16 नेशंस वर द पार्ट ऑफ दैट। और उसी वक्त एशिया के अंदर एक नई फोर्स खड़ी हो गई नेम्ड एज एशियान, जिस पर हमारी चर्चा आई थिंक यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे हुई थी। तो अब आप देख सकते हैं दैट एज सून एज यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड, अलग अलग सेंटर्स बनने लग गए पावर के। एशिया के अंदर एक एशियान बनकर उभरा सेंटर के रूप में, एंड यूरोप इटसेल्फ यूरोपियन यूनियन बनकर उभरा। उससे पहले तो दो ही थे, वन वाज यूएस, सेकंड वाज यूएसएसआर। So I think now you can see and now you can imagine that how we are saying and on what basis we are saying that after the disintegration of USSR, वर्ल्ड के अंदर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स बनने शुरू हो गए थे, पॉलिटिकल रिजाइम के भी और इकोनॉमिकल रिजाइम के भी, एज पर द सूटेबिलिटी एंड द फेवरेबल कंडीशंस ऑफ द different continents and countries. While evolving regional solutions to their historical enmities and weaknesses, ये सब क्यों कर रहे थे भाई? एशियन साउथ एशियन कंट्रीज के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर क्यों उभरा? एंड ऑन द अदर साइड आप कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर क्यों उभरा? इट वाज अ सिंपल फैक्ट भाई, सबको अपनी अपनी वीकनेसेस का अंदाजा था, सबको ये पता था दैट वेयर वी हैव टू काउंटर अस एंड वेयर वी हैव टू काउंटर द फ्रंटियर नेशन। तो इसलिए सभी ने अपनी अपनी हिस्टोरिकल एनिमिटीज को ध्यान में रखते हुए, अपने अपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, अपने अपने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए, अपनी पोजीशन को सिक्योर करने की कंडीशन को क्रिएट करने के लिए, अपनी इनसिक्योरिटीज को दूर करने की कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए उन्होंने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को बर्थ दिया, लाइक एशियन इन साउथ एशिया एंड यूरोपियन यूनियन इन यूरोप। मगर उससे एक फिलॉसफी बड़ी क्लियर हो गई कि yes, now the world will not only speak two languages. Obviously one language was disintegrated and the second language was thinking that कि अब तो पूरे वर्ल्ड के अंदर यूएस की बोली बोली जाएगी, नहीं बोली जाएगी, because I think conditions in 1945 were different, completely and very much different as compared to the conditions in 1991, because in these 46 years many of the Asian and African other countries also got independence, they also freed themselves. The practice of apartheid was gone in Africa. बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें जो यूएस चला के रखा हुआ था पूरी दुनिया के अंदर, वो खत्म हो गई थी। तो ऑब्वियसली वो जब खत्म हो गई थी तो इसका मतलब कहीं पे 400 इयर्स यूएस रिजाइम को चैलेंज किया गया, लाइक अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, कहीं पे यूएस की 350 इयर्स रिजाइम को चैलेंज किया गया और यूएस वहां से। तो ऑब्वियसली हाउ डू यू थिंक आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर, यूएस मजबूत होगा? ऑब्वियसली कंडीशन और ज्यादा ड्रास्टिक होगी भाई। ड्रास्टिक कैसे हो गई कि अभी तक दुनिया दो कैंप्स में थी, यूएसएसआर इतना बड़ा कैंप होकर भी अगर पूरा मुल्क इस तरीके से टूट सकता है तो ये तो यूएस के लिए एक चैलेंजिंग कंडीशन हो गई कि भाई आप भी सुधरे हुए रहो, आप भी अगर इस तरह की कंडीशन करोगे तो आप भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज का एक समूह हो, एक आई थिंक आप भी क्या हो, एक ग्रुप ही हो ऑफ 30 नेशंस। तो आई थिंक और ज्यादा कंडीशंस यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी चैलेंजिंग हो गई थी, जिसके रिजल्ट के रूप में हम देख रहे हैं कि इन कंडीशंस को फेवर में डालते हुए अब दुनिया में हिम्मत आई तो यूरोप ने अपना यूनियन बना लिया, एशिया के अंदर साउथ ईस्ट कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने अपना ग्रुप एशियान बना लिया। अंडरस्टूड? सबको अपने अपने ऐतिहासिक परिदृश्य से अपनी सिक्योरिटीज को कवर अप करना था। दैट्स व्हाई एवरी नेशन ट्राइड टू बी पार्ट ऑफ वन और द अदर पावर रिलेटेड टू देयर कॉन्टिनेंट और रिलेटेड टू देयर आप कह सकते हैं कि रीजनल रिजाइम्स। सिंपल बात है। Then comes, I think, both the EU and ASEAN have developed alternative institutions and conventions that build a more peaceful and cooperative regional order and have transformed the countries in the region in prosperous economies. अब आप कहोगे simply sir, when we are talking about that European Union बना, एशिया एशियान, इनका पर्पस क्या था भाई? सिंपल पर्पस था, जब भी कोई इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है या जब भी कोई तरह के सिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इसलिए की जाती है कि जो भी ऑर्डर फिलहाल चल रहा है, द ऑर्डर विच इज गोइंग इन प्रेजेंट ईदर इन पॉलिटिकल फॉर्म और इन इकोनॉमिकल फॉर्म, इसके अंदर चेंजेस आए। तो ऑब्वियसली देयर मोटिव वाज टू चेंज द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ऑर्डर सीक्वेंस। तो वही हुआ। एशियान जो कंट्रीज थी, वी कैन से दैट एशियान जो बना, एशियान ने एशिया के अंदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के डेवलपमेंट के पर्पस को ध्यान में रखते हुए काफी इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया। अब आप कहेंगे सर उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे? वन और दी अदर देयर वर मेनी इंस्टीट्यूशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, उसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस सर्वाइव हुए, कुछ इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश हुए, डी एस्टेब्लिश हो गए,
कुछ इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश होकर स्टेबल हुए, डिस्टेबल हुए, फिर स्टेबल हो गए, बट काफी इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया गया फॉर द सेम पर्पस. व्हाट पर्पस? फॉर मेकिंग that particular regime, for making all those nations who were the part of those institutions, who were the part of those organizations, to become stable in political arena and to become stable in economical arena. यानी कि पॉलिटिकली सभी देश मजबूत हों, इकोनॉमिकली सभी देश मजबूत हों और आपस में सभी देशों के बीच में कोऑपरेशन बढ़े, रीजनल लेवल पर भी, इंटरनल लेवल पर भी, एक्सटर्नल लेवल पर भी, जिससे सभी एक फोर्स बनकर काम करेंगे. तो आई थिंक देयर कैन नॉट बी सम अदर पावर हु विल बी ट्राइंग टू रूल देम या हु विल बी ट्राइंग टू थ्रेटन टू रूल देम. तो ये उनका मेन पर्पस था. चाहे वो यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन थी, चाहे वो एशिया के अंदर एशियान थी, और चाहे वो आने वाले टाइम में बाद में सार्क बनी, एक ही बात है. सिंपल कन्वर्जन था कि भाई ठीक है, नाउ द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स आफ्टर 1945. वाज ऑफ यूएस एंड सेकंड वन वाज ऑफ यूएसएसआर. बिकॉज आई थिंक सबको ये पता था दोज वर द डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ दोस टाइम्स, इसलिए पूरी दुनिया को उनके टुकड़ों में बंटना पड़ा. बट आफ्टर आई थिंक 45-50 इयर्स दुनिया समझ चुकी थी कि अगर हम अभी भी ऐसे रहे तो हमें ऐसे ही कैंपों में बंटना पड़ेगा. Therefore, if we want to change ourselves, if we want to change our location, and if we want to change our dignite position in this world, we need to frame our we need to frame our own organizations so as to make our economies, make political scenario more prosperous, more appealing, more quirky. Simple one. The economic rise of China has made a dramatic impact on politics. और इसी का एक रीजन है, अगर ऐसा ना होता तो आज जिस पर हमारी चर्चा हो रही है, एंड आई थिंक आप कह सकते हैं रोज न्यूज के अंदर आप एक नई बात देख रहे हैं, चाइना बिकम एन इकोनॉमिकल पावर. इकोनॉमिकल पावर तो मैं नहीं कहूंगा, बट चाइना एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिकल के लिए तो वर्ल्ड आ ही गया. चाइना एक बड़ा जो इकोनॉमिकल पूरी दुनिया के अंदर लाया, ये भी आ पाया है जस्ट 1991 ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ सोवियत यूनियन. अदरवाइज वो नहीं होता तो वर्ल्ड अभी भी बायपोलर ही रहता, दो ही टुकड़ों में बटा रहता, और अगर टूटने की कोशिश होती तो शायद वर्ल्ड वॉर हो जाता. अंडरस्टूड. बट आई थिंक एक पूरा का पूरा पलड़ा ही टूट गया, तो आई थिंक दूसरे पलड़े को तो खतरा था ही. यूनाइटेड स्टेट्स वाज आल्सो इन आई थिंक वल्नरेबल सिचुएशन. दैट्स व्हाई आई थिंक उसके बाद फोर्स मिली पूरी दुनिया के अंदर, अलग अलग रिजाइन स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि किसी में 10 नेशंस हो जाते थे, किसी में 16, किसी में 10, किसी में 8, किसी में 7. ठीक है. In this chapter, we take a look at some of these emerging alternative centers of power and assess their possible role in the future. Therefore, in this chapter, what we will discuss about, in this chapter, our only purpose is to discuss European Union. जैसे जैसे second in about ASEAN, आप कहोगे जैसे जैसे economics of China. After 1993, China has become a different separate part of world economy. पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक अलग ही पार्ट बन चुका है चाइना. एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, सार्क, अगर इसमें दे रखा होगा तो ये सारे के सारे क्या है. उसके बाद तो आप बहुत सारे आ जाए, G20, G7 एंड ऑल, पता नहीं दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन के बने. These are all alternative centers of power which we need to discuss, which we need to come into discuss, which we need to debate upon, that how they took birth, after that how they got established, and after they how they existed, और उनकी एग्जिस्टेंस कितनी सही थी, कितनी गलत थी. यही आपके बुक के अंदर रिलेटेड टू कंटेक्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा. तो आई थिंक फॉर टुडे आई थिंक दिस वाज द इंट्रोडक्शन कि भाई ठीक है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा एंड आफ्टर कोल्ड वॉर एरा नियर बाय फॉर नेक्स्ट 45 to 46 years the world was divided into two zones. One was of USSR यानी कि सोवियत, सेकंड वन was of US यानी कि कैपिटल. उसके बाद दुनिया जो है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स दुनिया में बनने लग गए पावर के, बिकॉज पावर started getting divided and started getting personalized. Every nation was willing to personalize its power. Every nation, or I think a group of nations within a particular frame of any constant, was in a great will that we need to personalize our power. We need to make our own calibration meter of our power, either economically, either politically, so as to make us more prosperous, so as to make us more stable in terms of every aspect, either social, either cultural, either political, either economical. I think thanks for today. So I think first of all the students need to come. All the students need